मेरे परम आदरणीय दर्शकों और श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस नवीन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र के विषय में कुछ बोलने जा रहा हूँ। प्यारे विद्वज्जनों, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बलिहार गांव में 1936 को हुआ। उस दिन जुलाई महीने की 1 तारीख थी, अर्थात 1 जुलाई 1936 को उनका जन्म हुआ। उन्होंने एक लंबे कालखंड तक कलकत्ते के बंगवासी कॉलेज के हिंदी विभाग में अध्यापन किया और उसी विभाग के विभागाध्यक्ष पद से उन्होंने 1996 में अवकाश ग्रहण किया, अर्थात सेवानिवृत्त हुए। मिश्र जी के चरित्र के बारे में, या कहा जाए मिश्र जी के व्यक्तित्व के बारे में अगर कहूँ तो दो मुख्य बातें मेरे दृष्टिकोण में आई, या कहा जाए मेरी नज़र में आई, वो ये कि गांव के प्रति समर्पित व्यक्ति और भोजपुरी भाषा के प्रति समर्पित व्यक्ति। अपनी इन दोनों बातों को मैं उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा। प्यारे मित्रों, मिश्र जी को अपने जीवन में मैंने एक ही बार देखा है, एक ही बार ऐसे महान व्यक्तित्व को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। सन 2018 में हमारे हिंदी विभाग में, अर्थात प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता के हिंदी विभाग में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। बुधवार का दिवस था। उस संगोष्ठी में डॉक्टर कृष्ण बिहारी जी को आमंत्रित किया गया था, तो वे आए और उन्होंने लगभग 80 मिनट का व्याख्यान दिया। हालांकि उन्होंने भोजपुरी में हमारे विभाग के अध्यापक ऋषि महोदय से कहा था कि ऋषि जी, हम 20 मिनट बोला लेकिन बहुत कम बोला, लेकिन 20 मिनट के स्थान पर वे 80 मिनट तक बोलते चले गए। और शायद ही हिंदी साहित्य का ऐसा कोई विद्वान रहा हो, ऐसे कोई साहित्यकार रहे हों, रचनाकार रहे हों, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन आदरणीय नित्यधामगत मिश्र जी ने न किया हो। हिंदी साहित्य के ललित निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र से लेकर कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, गजानन माधव मुक्तिबोध और न जाने कितने विद्वानों का नाम उन्होंने लिया। हालांकि
बात कुछ पुरानी है, सारे लोगों के नाम तो मुझे इस समय स्मरण नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण के विषय में बहुत सारी बातें बताईं, बहुत सारी जानकारियाँ हम छात्रों को प्रदान की। मिश्र जी के विषय में क्या कहा जाए। मैंने कहा कि वे भोजपुरी भाषा के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने उस 80 मिनट के व्याख्यान में एक बार कहा, उनके जिस बात ने मुझे प्रभावित किया वह ये, उन्होंने कहा कि आपके विभाग के वेद रमन पांडे जी, हमारे विभाग के तत्कालीन विभाग अध्यक्ष महोदय, आपके विभाग के वेद रमन पांडे जी और ऋषि भूषण चौबे जी, हम लोग आपस में इतने निकट हैं कि हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो हम लोग अपनी मातृबोली भोजपुरी में हम लोग बात करते हैं, खड़ी बोली हिंदी में नहीं। मैंने स्वयं देखा है, उस दिन वेद जी से वे भोजपुरी में ही कुछ बात कर रहे थे। तो इस तरह के व्यक्ति के विषय में आपको सोचना पड़ेगा। एक और बात, उनका एक निबंध संग्रह है, आंगन की तलाश। वे कहते हैं कि हिंदी विभाग जब भी मुझे बुलाता है, बंगाल या कहीं भी, बंगाल के किसी प्रांत में या हिंदी भाषी किसी प्रांत में, हिंदी विभाग जब मुझे बुलाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना आंगन मुझे बुला रहा है। यानी लेखक को क्या है, अपने आंगन की तलाश है। क्यों आंगन मुझे बुला रहा है? क्योंकि वहाँ जाने से मुझे क्या मिलेगा, मेरे भोजपुरी समाज के लोग मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग मिलेंगे। यानी व्यक्ति जब अपने जन्म स्थान से, अपनी जन्मभूमि से दूर रहता है तभी उसे वहाँ की यादें हो आती हैं। ऐसा मिश्र जी के साथ ही नहीं। मैं अपनी बात कह दूँ तो मुझे भी अपने जन्म राज्य की याद हो आती है, पूर्वोत्तर भारत का त्रिपुरा राज्य और वहाँ का उत्तरी त्रिपुरा ज़िला, जहाँ मैंने जन्म लिया। मेरा बचपन बीता और काफ़ी लंबा समय व्यतीत हुआ। ऐसा सबके साथ है। तो मिश्र जी ने कहा हमारे विभाग में कि जो जिस स्थान से जुड़ा हुआ है, जो जिस स्थान का निवासी है, वह अपने उस स्थान से, उस जन्म क्षेत्र से जुड़ा रहे, उसे जुड़ा रहना चाहिए। मैंने कहा कि मिश्र जी क्या हैं, गांव के आदमी हैं। उनसे एक बार किसी सज्जन ने पूछा कि महोदय, आपने जो रचनाएं रची हैं, उन रचनाओं को लेकर यदि कोई नाटक अथवा फिल्म बनाई जाए, यानी किसी के मन में अगर इच्छा हो, अभिलाषा हो ही सकती है, तो उस फिल्म का या नाटक का शीर्षक क्या रखा जाए। तो मिश्र जी ने कहा कि गांव का आदमी।
क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि गांव का आदमी, यही शीर्षक होना चाहिए। यानी अपनी ग्रामीण संस्कृति से वे गहरे रूप से जुड़े हुए थे। तभी तो उन्होंने भोजपुरी माटी नामक पत्रिका का संपादन किया, है ना। लंबे समय तक उन्होंने भोजपुरी माटी का संपादन किया। अगर ग्राम्य संस्कृति से न जुड़े होते गहरे रूप से, तो वे न उस भोजपुरी माटी नामक पत्रिका का संपादन नहीं कर पाते। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि भोजपुरी भाषा से वे गहरे रूप से जुड़े हुए थे। अपनी भाषा को वे भोजपुरी को मातृबोली कहा करते थे। देखिए, इस एक उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहूँगा भोजपुरी भाषा से किस प्रकार जुड़े हुए थे। एक तो मैंने कहा कि हमारे अध्यापक से वे भोजपुरी में बात करते हैं, उन्होंने कहा। और दूसरा उदाहरण, जब ऋषि महोदय उनसे लेने गए, उन्हें जब लेने गए, हमारे विभाग के और दो विद्यार्थी हमारे कनिष्ठ साथी उन्हें लेने गए और बेलिया घाटा में उनका मकान है। वहाँ जब पहुँचे तो उन्हें देख करके, ऋषि जी को देख करके मिश्र जी ने कहा कि ऋषि जी मूड़ी झुका के अइबा ना तो कपार पर लग जाई। एइजा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आयल रहे और भी बहुत लोग आयल रहे, है ना। फिर उन्होंने मन लगाने की बात कही कि बहुत दिन तक हम गांव छोड़ करके आए हैं, तो पहले मेरा भी मन नहीं लगता था। हमार मन नहीं के लागत शुरू में, लेकिन मन को फिर भी लगाना पड़ा। देखिए, उनका एक और उदाहरण मैं बता रहा हूँ। उस दिन वो मिठाई भी आई, ऋषि जी आए थे और हमारे दो विभाग के दो मित्र भी थे, है ना। तो ऋषि जी से उन्होंने कहा कि ऋषि जी एगो खा ली, एगो मिठाई खा ली, कलकत्ता के मिठाई हो, बंगाल के मिठाई हो, एगो खा ली। तो महोदय को लेना पड़ा। हालांकि मिठाई के प्रति उनकी थोड़ी अरुचि है, ये व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, रुचिशीलता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो मिठाई लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? वो जो आदर की भावना है मिश्र जी की कि एगो मिठाई खा ली ऋषि जी, बंगाल की मिठाई हो, तो इसीलिए उन्हें वो लेना पड़ा। और जैसा कि मैंने कहा कि गांव के आदमी है ना, उन्होंने उस सज्जन से कहा था कि मेरे रचनाकारों, मेरी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को लेकर फिल्म बनाओगे तो क्या होगा, शीर्षक देना गांव का आदमी। देखिए, उन्होंने अपना एक संस्मरण सुनाया। एक बार वे अपने गांव गए, वहाँ बैठे हुए थे अपने आंगन में, जहाँ वो चरपाई लगी हुई थी, जिस तरह से गांव का परिवेश होता है उत्तर प्रदेश बिहार की भोजपुरी समाज का। तो देखा कि एक महिला, वृद्ध महिला उनके घर की ओर आ रही है। आ करके उस महिला ने पड़ोस के किसी से पूछा कि ई केकर लइका बानी,
यानी मिश्र जी की ओर संकेत करते हुए। तो उस महिला ने कहा कि फलाने मिश्र जी के लइका हन, वो कलकत्ते में ना रहला, ऊ आइल बाड़े, कलकत्ते में ना रहला, ऊ आइल बाड़े। महिला समझ गई तो आ रही थी, लेकिन बीच में वो लौट गई। अब मिश्र जी देख रहे हैं कि कोई महिला जो है वो आ रही थी, उन्हीं के घर आ रही थी, लेकिन वो लौट गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कैसे लौट गई, क्यों लौट गई। कुछ देर बाद देख रहे हैं कि एक डिबिया लेकर वो महिला जो है उनके घर की ओर आ रही है। पहुंची, उस महिला को देखते ही उन्होंने कहा कि ऐ माई, ते लौट काहे गईलू। तो उन्होंने जब ये पूछा, महिला ने कहा कि ऐ बबुआ, हम गई रहन नैहर, वही जा ठेकुआ मिलल बा। जानत अरे छठ पूजा अभई न बीतल हो, छठ पूजा अभई न बीतल हो। ई छठ पूजा के प्रसाद है बबुआ, ई ठेकुआ है, हमार नैहर में बनल रहे, हम गई रहन नैहर, वही जा ठेकुआ मिलल बा। तो ये देखिए मिश्र जी बड़ा प्रसन्न हो गए, वे खिलखिला कर हंस उठे, बड़े प्रसन्न हो गए। तो ये जो दुलार की भावना है, ये प्रेम की भावना है मिश्र जी का गांव के प्रति और गांव के लोगों का मिश्र जी के प्रति, है ना। तो इस प्यार में कहीं कोई बनावटीपन नहीं है। दूसरी बार जब वो गए तो महिला दिवंगत हो चुकी थी, वो हमें बता रहे थे। मिश्र जी जितनी अच्छी हिंदी जानते थे, उतनी ही अच्छी अंग्रेज़ी जानते थे, उतनी ही अच्छी भोजपुरी भी जानते थे, और उतनी ही अच्छी बांग्ला भाषा भी जानते थे। मिश्र जी जब बांग्ला में बात करते थे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अबांग्ला भाषी व्यक्ति बांग्ला में बात कर रहा है। यदि आपको उनका नाम नहीं मालूम हो, पदवी नहीं मालूम हो, तो आपको यह समझ में नहीं आएगा। देखिए, बांग्ला भाषा के प्रति उनके मन में समर्पण की भावना थी। इसीलिए मैं समझता हूँ प्यारे मित्रों, उन्होंने अपनी सुपुत्री को, उनकी जो कनिष्ठ पुत्री थी, उन्होंने बांग्ला माध्यम से पढ़ाया। बांग्ला ऑनर्स की विद्यार्थी रही हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ये क्या है? प्रेम की भावना है। हालांकि ये बात तो है, उनकी पुत्री की इच्छा रही हो, रुचिशीलता रही हो बांग्ला साहित्य पढ़ने के लिए, ये बात तो है, हो सकती है, लेकिन उनके मन में भी समर्पण की भावना थी बांग्ला भाषा को लेकर। उन्होंने रामकृष्ण के कोटेशन को बहुत अच्छे तरीके से बांग्ला लहजे में 2018 में सुनाया था। वो कोटेशन इस प्रकार है, चालाकी दिए बहुत काज হয় না। একদম বাঙালি সুরে, বাঙালিরা যেরকম বঙ্গ ভাষায় কথা বলেন, मिश्र जी जो हैं उसी रूप में बांग्ला बोलते थे। तो यह उनके भीतर की श्रद्धा और विद्वत्ता की निशानी है, उसी का संकेत है। अगर ऐसा नहीं होता तो वे ऐसा नहीं कर पाते। और दूसरी बात जो है, जैसा कि मैंने कहा कि गांव का आदमी, उन्होंने जो रामकृष्ण के जीवन को लेकर अराजक क्षमा करें, रामकृष्ण के जीवन को लेकर जो कल्पतरू की उत्सव लीला उपन्यास उन्होंने लिखी है ना, वे स्वयं गांव के व्यक्ति हैं, गांव में पले बढ़े हैं और गांव को बहुत निकट से उन्होंने देखा है। इसीलिए रामकृष्ण के व्यक्तित्व को वे समझ पाए। ग्राम में रामकृष्ण के व्यक्तित्व को, रामकृष्ण का जन्म गांव में हुआ था, है ना, तो उस
ग्राम्य आध्यात्मिक बालक के व्यक्तित्व को वो समझ पाए। उन्होंने अपनी ग्राम्य दृष्टि से रामकृष्ण के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया होगा। एक शोधार्थी, मैं शोध के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, शोध दृष्टि लेकर कह रहा हूँ कि मिश्र जी ने गांव के व्यक्तित्व को लेकर, ग्राम्य आध्यात्मिक व्यक्तित्व को लेकर रामकृष्ण का मूल्यांकन किया, रामकृष्ण के विषय में अध्ययन किया, स्वामी विवेकानंद के विषय में अध्ययन किया। तब जाकर उन्होंने अराजक उल्लास नामक, क्षमा करें, तब जाकर उन्होंने कल्पतरु की उत्सव लीला नामक उपन्यास की रचना की। जहाँ तक मेरी स्मृति में बार बार अराजक उल्लास निबंध संग्रह का नाम याद आ रहा है। अराजक उल्लास नामक निबंध संग्रह में एक निबंध में वे लिखते हैं कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो विजातीय भाषा चबा चबा कर बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? विशिष्टता ग्रंथि के कारण। अपनी बोली बानी से उन्हें इतना परहेज है, इसीलिए वे विशिष्टता ग्रंथि के कारण ये सब बोलते हैं। दूसरी बात है, उनके निबंधों को आप पढ़ेंगे या उनकी अराजक उल्लास नामक निबंध संग्रह हो, आंगन की तलाश हो, या उन्होंने जो रामकृष्ण के जीवन को लेकर उपन्यास लिखा है उसे आप पढ़ेंगे तो उसमें भोजपुरी भाषा के शब्द नज़र आएंगे। जैसे जो कल्पतरु की उत्सव लीला उपन्यास है, उसमें एक जगह बात आती है दुलरुआ नरेंद्र नाथ दत्त के विषय में चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं दुलरुआ नरेंद्र। क्यों दुलरुआ नरेंद्र कह रहे हैं? क्योंकि भोजपुरी भाषा के प्रति उनके मन में प्रेम है, श्रद्धा है ना। अपनी भाषा से यदि हम प्रेम करेंगे, मन में यदि श्रद्धा की भावना होगी, तभी हमारी रचनाओं में हमारी मातृबोली और हमारी मातृभाषा के शब्द जो हैं नज़र आएंगे, है ना। तो देखिए, ये सब चीज़ हमें समझना पड़े। इन सब विषयों के बारे में चिंतन करना होगा, तभी हम मिश्र जी को समझ पाएंगे। मैं कह रहा था कि उनकी रचनाओं में भोजपुरी के शब्द हैं। उनके निबंध का अराजक उल्लास में एक निबंध है, जिस निबंध का शीर्षक है खोइंचा गमकत जाई। देखिए, खोइंचा गमकत जाई। मैं जब इस निबंध के विषय में सोचता हूँ प्यारे मित्रों, या इस शीर्षक के विषय में सोचता हूँ, तो मुझे भोजपुरी के वो संस्कार याद आते हैं जहाँ पर खोइंचा भरा जाता है। लड़कियन जब ससुरारी जावेली, भोजपुरी समाज में रउआ सब जानत नहीं कि लड़कियन जब ससुरारी जावेली तब खोइंचा भरल जाला, खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है कि आपके जो गोद हैं वो सलामत रहे, सुरक्षित रहे, आपके वंश में मेरी बेटी के घर में सुपुत्र या सुपुत्री उत्पन्न हो। यही जो है इसका उद्देश्य है। तो देखिए, ये जो छठ पूजा में भी खोइंचा भरा जाता है और विवाह के अवसर पर भी खोइंचा भरा जाता है ना। खोइंचा भरा जाता है।
देखिए, गांव के बारे में ऐसी बात नहीं है कि केवल उनके निबंधों में सकारात्मक विचार उभर कर आए हैं, नकारात्मक विचार भी उभर कर आए हैं। बहुत पहले मैंने उनके एक निबंध में पढ़ा था कि वे कह रहे हैं कि गांव से लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है, एक तो रोज़गार की कमी है, वो तो है। दूसरी है, कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो गांव में समा गए हैं। फुलकेशिया नामक एक युवती का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपने उस निबंध में अपनी बात रखी है। प्यारे सज्जनों, मैंने बहुत पहले वो निबंध पढ़ा था, मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो फुलकेशिया है वो अपने गांव को छोड़कर चली गई। उन अराजक तत्व के कारण, उन दुष्ट युवकों के कुदृष्टि के कारण वो अपने गांव को छोड़कर चली गई। तो इनका समापन जो है होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि मैं जब अपने गांव जाता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरे क्षेत्र में आ गया हूं। सब कुछ एक तरह से कहा जाए कि बदलाव हो गया है। मेरे अपने लोग वहाँ नहीं हैं। यानी क्या हुआ, आधुनिक होते होते व्यक्ति जो है नकारात्मक आधुनिक हो गया और उस नकारात्मक आधुनिकता का प्रभाव भी गांव तक चला गया। मिश्र जी ऐसा गांव नहीं चाहते। मिश्र जी कैसा गांव चाहते हैं? मिश्र जी ऐसा गांव चाहते हैं जहां पर क्या हो, लहलहाती फसल हो, मिट्टी के घर हों, साथ ही साथ जिन गांवों में भोजपुरी के संस्कार एवं निष्ठा के साथ चलते रहें, है ना। यही ऐसा ही गांव वे चाहते हैं। मकान उठ रहे हैं, उनका एक निबंध है। देखिए, मकान उठ रहे हैं यानी अपना परिचय जो है, जहाँ तक मुझे बात समझ में आई, लोगों की अपनी अपनी व्याख्याएं हो सकती हैं। मकान उठ रहे हैं शीर्षक को मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि लेखक कह रहे हैं कि आधुनिक परिवेश में गांव का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो कहीं न कहीं समाप्त होता चला जा रहा है। पहले क्या होता था कि लोग कमरू कमच्छा के क्षेत्र में जाती थी और रोका जाता था कि जादू टोनों के साथ आपका परिचय समाप्त किया जा सकता है, आपके साथ दुष्टता की जा सकती है कामाख्या क्षेत्र में। ऐसी विचारधारा कुछ थी, लेखक अपने निबंध में कहते हैं। लेकिन अब यह भी कह रहे हैं कि ये तो पुराने ज़माने की बात थी। लोग रोक लेते थे कि विदेश में बरस भर सतुआ खइबो, सैया के जाए न देवो विदेशवा, है ना। लेकिन अब जो है, जो पति है वो विदेश चला जा रहा है या कोई भी विदेश चला जा रहा है, अब पूछने वाला कोई नहीं है। पहले पूछने वाले लोग थे,
अब जो है पूछने वाले लोग नहीं हैं। उनके अराजक उल्लास नामक निबंध में, एक निबंध संग्रह में एक जगह पर वे कहते हैं प्यारे मित्रों कि गांव का एक बूढ़ा कुआं है जो मेरे परदादा ने बनवाया था, है ना। और वह बूढ़ा कुआं बड़ा उदास है, क्योंकि उसने जिन लोगों को, जिन आत्मीय लोगों को देखा था, पुराने ज़माने के लोगों को देखा था, वैसे लोगों की संख्या कहीं न कहीं कम होती जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ मिश्र जी के मन में निराशा भी नहीं है। हमें गांव को बदलना पड़ेगा। आधुनिकता के विरोधी नहीं है मिश्र जी, लेकिन आधुनिकता का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी ग्राम्य संस्कृति को छोड़ देना चाहिए। यदि ग्राम्य संस्कार संस्कृति को सर्वदा पकड़ा जाए, पकड़ कर रखा जाए, तो गांव की वो रौनक लौटेगी जिस रौनक में कृष्ण बिहारी मिश्र पले बढ़े हैं। केवल भोजपुरी समाज की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय समाज के गाँव की बात है ना। तो प्यारे सज्जनों, मित्रों, आप सभी ने एक बहुत बड़े साहित्यकार के विषय में मेरी बातों को सुना, उनकी रचनाओं को पढ़कर, उनसे मिलकर जो थोड़ी बहुत अवधारणा मेरे मन में जागृत हुई, उसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों ने मेरी इन बातों को सुना, इसीलिए मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में। शुभमस्तु।